जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बार फिर से कनाडा की ज़मीन से भारत के खिलाफ जो खतरनाक साजिश है, वो सामने आई है और खालिस्तानी आउटफिट जो है सिख फॉर जस्टिस ने वैंकूवर में भारत के कॉन्सुलेट को सीज करने की धमकी दी है और नए जो हाई कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ पोस्टर में उनको पूरी तरह से टारगेट किया गया है और सवाल ये है कि खुलेआम इस तरह से भारत के राजदूत को टारगेट करना, खुलेआम धमकियाँ देना, कनाडा के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर ये सारी गुंडागर्दी, ये आतंकवाद कब तक चलेगा? और सवाल ये है कि जो कनाडा सरकार है, इन खालिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशन को शेल्टर क्यों दे रही है? सिर्फ कनाडा नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बड़े देश शामिल हैं, जो इनको शेल्टर देते हैं और डेमोक्रेसी के नाम पर वहाँ पर रेफरेंडम भी हो जाता है। अब यही सवाल करेंगे आखिर ये सब चल क्या रहा है? इसके पीछे कौन-कौन सी ताकतें हैं और क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है? इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कनाडा के अंदर एक बार फिर से खालिस्तानी जो टेरर आउटफिट है उसको उसका जो ये नया ड्रामा सामने आया जहाँ पर भारत के जो राजदूत हैं उनको धमकाए खुलेआम धमका दिया जा रहा है। सवाल ये है कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी टेरर आउटफिट्स हैं, वो कब तक उनको एक सेफ हेवन मिलता रहेगा डेमोक्रेसी के नाम पर? अगर हम इसी तरह का किसी एंटी कनाडा, एंटी यूएस, एंटी यूके या ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइजेशन को भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम भी ऐसा करें, तो मतलब ये सब चल क्या रहा है? ऐसा क्यों और कब तक? और इस पर सरकार कनाडा की कब तक आँख मूंदी रहेगी? देखिए अंबर जी, सीधी बात है कि आपने जिस हिसाब से बताया है और मेरा जो समझ बता रहा है, जो इतने सारे कंट्रीज के अंदर ये कार्यकर्त है, जैसे यूके है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इतनी सारी कंट्रीज में सिख फॉर जस्टिस, ये जो आईएसआई समर्थित खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला करना चाहती है और भारत के जो हाई कमिश्नर है उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज एन असॉल्ट ओवर इंडिया, क्योंकि जो एम्बेसी होती है ना, वो किसी भी देश में किसी की भी एम्बेसी होती है तो वो उस देश का सॉवरेन प्रॉपर्टी होता है और वियना कन्वेंशन के हिसाब से दिस इज नॉट पॉसिबल। और माइक कार्नी की सरकार को एक तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। अब जस्टिन ट्रूडो जाने के बाद हमने देखा कि माइक कार्नी ने एक तरह से एक्सपोज भी किया था कि कैसे ये जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस है फंड इकट्ठा करके टेररिस्ट काम के अंदर लगा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वापस एक तरह से ये जो खालिस्तान का जो सांप है, ये वापस अपना फंड एक तरह से फैला रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं इतने सारे रीजन्स में मैंने इसके लिए बताया, इतने सारे कंट्रीज में अब ये एक क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है और बिना वेस्टर्न खुफिया एजेंसीज के मदद के बिना ये एस्टेब्लिश होना मुश्किल है। अगर एंटायर जो और मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर इनटू फाइव आइज, जो ये फाइव आइज के जो कंट्रीज है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये एक तरह से वापस एक नया, एक तरह से मेरा मानना है कि अ, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं आईएसआई और सीआईए मिलके। जी। अब सवाल ये है उमेश जी कि जब भारत के डिप्लोमेट्स खुद सेफ नहीं कनाडा में, तो जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और जो आपने वियना कन्वेंशन की बात की, उसकी वैल्यू ही क्या रह जाती है? अगर आप वहाँ पर खुलेआम कॉन्सुलेट को सीज करने की धमकी देखते हैं सिर्फ फ्री स्पीच के नाम पर, तो ये तो इसको क्या क्लियर कट आप टेरर एक्टिविटी काउंट नहीं करना चाहिए? ये भी आप पूरी तरह से आप इसको भी फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर होते रहने देने रहेंगे? देखिए, नई बात नहीं है। 2019 के अंदर भी इंडियन हाई कमीशन जो लंदन है, उसके ऊपर भी डायरेक्ट असॉल्ट किया था पाकिस्तानियों ने। उसके बाद इन्होंने एक तरह से ये लोग यूज करने लगे हुँ। खालिस्तानियों को यूज करके, और इन्होंने रिपीटेडली हमारी जो एम्बेसीज है उसके ऊपर अटैक करवाया है। ये एक तरह से नया प्ले बुक है। ये बताना चाहेंगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, खालिस्तान जो इनका डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम इंडिया का है तो व्हाई इज अमेरिका शेल्टरिंग सच ऑर्गेनाइजेशन?
why is Canada filtering that such organizations? मानता हूँ कि देर आर लॉट जो कैनेडियन कनाडा के अंदर बहुत बड़ा सिख डायस्पोरा भी है, उधर रहता भी है। मतलब एक समझ लीजिए 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, 7,70,000 उनकी पॉपुलेशन है। तो फिर भी एक 2% ऑफ द मिसक्रिएंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा चुके हैं। रिपीटेडली जिन्होंने मोदी जी के पुतले जलाए, इंदिरा गांधी के पुतले जलाए और मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इवन ड्यूरिंग द और उमेश जी G7। सिर्फ इंदिरा गांधी के पुतले नहीं बल्कि जो उनका असैसिनेशन हुआ था उसकी झांकी बना के वो वहां पर पेश करते हैं कनाडा के अंदर। तो वो बात सही है, वो तो वो झांकी भी पोर्ट्रे करते हैं। और जिस हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि जो अभद्र भाषा ये यूज करते हैं, और पन्नू ने पहले भी बोला था कि हम इंडियन पार्लियामेंट को अटैक करेंगे, हम इंडियन एयरलाइंस जो एयर इंडिया है उसको उड़ा देंगे, दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ा देंगे और पंजाब के सीएम को मारेंगे, ये सब उन्होंने पहले भी थ्रेट दिए हैं। तो कहीं हम्म। न कहीं आप ये देखिए कि ये ज़बरदस्ती ये सब ऑर्गनाइज़ेशंस भारत की सॉवरेनिटी पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका इनको ऑपरेट करने कैसे दे रहा है? हाउ कैन हम्म। दे बी अलाउड टू ऑपरेट? उनको प्रेस कवरेज क्यों दिया जा रहा है? उनको एम्प्लीफाई क्यों किया जा रहा है? और उनको असेंबल किया जाए तो इनको तो डिटेन करना चाहिए। अगर अगर इतना ही प्रॉब्लमैटिक है, अगर कैनेडियन सरकार नहीं कर पा रही है, तो कहीं न कहीं उसको सपोर्ट कर रही है। सिंपल सी चीज़ है। You cannot allow all these activities on Canadian soil and you can say that we want good relations with India. इधर आप इंडियंस के जो अब क्या कनाडा के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है, एल्बर्टा, जो अमेरिका के अंदर मिलना चाहता है, क्या इंडिया उनको सपोर्ट करता है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन वो है। सबसे पहले हमें ये पूछना पड़ेगा कि कैलिफोर्निया अमेरिका से बाहर निकलना चाहता है। शुड इंडिया सपोर्ट कैलिफोर्नियन पीपल राइट? जैसे कनाडा अगर कर सकता है कि खालिस्तानियों को बुला सकता है, तो इंडिया कैन आल्सो सपोर्ट एल्बर्टा पीपल, इंडिया कैन आल्सो सपोर्ट कैलिफोर्नियन पीपल। हम पूछ ना सकते, क्या एग्जिट की बात हो रही है अमेरिका से, एल्बर्टा निकलना चाहता है कनाडा से, वैसे ही यूके से स्कॉटलैंड निकलना चाहता है, ठीक है। तो सब कंट्रीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होते ही हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इनको फंडिंग भी दो, आप इनको मीडिया प्रेजेंस भी दो, आप इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दो, और ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम के राइट के अंदर ये कुछ भी डायरेक्ट थ्रेट्स इश्यू कर सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो इंडिया के अंदर अगर अमेरिकन एम्बेसी या कैनेडियन एम्बेसी पे अटैक होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए? तो इंडिया भी बोल सकता है कि एल्बर्टा के लोगों ने किया, ये कैलिफोर्निया के लोगों ने किया। पॉसिबल ना? सिंपल सा चीज है। वेस्टर्न वेस्टर्न वालों को ये समझाना जरूरी है। अगर जब तक इनको ये नहीं समझाया गया तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल उमेश जी आपने सही कहा, लेकिन उमेश जी अगर जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं तो उनकी सरकार में तो ये था कि भाई वो कुर्सी बचाने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे थे। मार्क कार्नी की क्या मजबूरी, क्या उनको भी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों की जरूरत पड़ रही है? देखिए सिंपल सी बात है कि वहां पे अगर ये कर रहे हैं तो ये आईएसआई के शय के बगैर नहीं हो सकता, सीआईए के शय के बगैर नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, जैसे कनाडा की सरकार है, इनके पास खुद की ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं है, इनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो व्हाइट हाउस से आता है तो गवर्नर कैनेडी को मानना पड़ता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो बोलते थे तो गलत नहीं था। और डिफेक्टो अगर कनाडा को अगर 51st स्टेट बनना है अमेरिका का, ये दिखाता है कि कैनेडियन लीडरशिप कितनी वीक है। उनके पास उनकी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और भारत को टारगेट करने का मतलब क्या है? व्हाई डू यू वांट टू टारगेट इंडिया? आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, हमने अभी हमारे हाई कमीशन को बहाल किया। उस उसके अंदर उसको खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। कैनेडियन सरकार को एक तरह से इमीडिएटली इसको अंदर कर देना चाहिए, सिख फॉर जस्टिस को बैन कर देना चाहिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए, और कैनेडियन का धरती पे नहीं ऑपरेट कर सकती, एक तरह से स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव डालना चाहिए। वो ना करके इनको अगर प्रोटेस्ट करने दिया, इनको एम्बेसी सीज करने को इनको बताया गया, दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल अमर जी, दिस इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली। और अगर हम भारत और कनाडा के रिश्तों के ऊपर आ जाते हैं तो इस तरह की धमकियों का उन पर क्या असर होता है? साथ ही साथ उमेश जी, क्या भारत को अब कनाडा के साथ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है? ये सब जिस जिस तरह से बढ़ रहे हैं।
देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी भारत और कनाडा के रिलेशन ट्रैक पे आ रहे हैं। शायद इसको डीरेल करने के लिए भी कर रहे हैं। पर मेरा एक चीज़ है, व्हाई आर दे बीइंग अलाउड टू ऑपरेट? व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ सीक फॉर जस्टिस? सीधी-सी बात है। और अगर इनको इनकी फंडिंग देखनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि इनको फंडिंग कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता है। क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा करके एम्बेसी पे हमला करना एंड उसको सीज करना और ग्लोबल मीडिया उसको अटेंशन दे रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं कैनेडियन सरकार भी इसमें अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, तो भारत को स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एक तरह से भेजना पड़ेगा। और अगर कुछ हुआ, तो हमें एक तरह से रिव्यू करना पड़ेगा कनाडा के साथ हमारे टाइज भी। क्योंकि भारत और कनाडा के बीच जिस तरह से पिछले दिनों में रिश्ते रहे हैं, वो तो ये है कि माकानी आए, उसके बाद से रिश्ते बेहतर हुए हैं। लेकिन बात ये है कि अगर भारत-कनाडा के रिश्तों को बनाए रखना है, तो मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि भारत को कनाडा के साथ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप पनाह दे रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि न्यूज़ आई थी, उसपे हमने एक प्रोग्राम भी किया था उमेश जी, कि उन्होंने खालिस्तान की एम्बेसी बना दी वहाँ पर कनाडा में, और इस तरह की एक्टिविटीज़ लगातार हो रही है। अब ये है सवाल कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये आखिर अ, भारत के डायस्पोरा ही है, या फिर ये इस तरह के एलिमेंट्स, और इस तरह के लोगों को, डायस्पोरा को और इस तरह के एलिमेंट्स को क्यों सेग्रीगेट या फिर उनको अलग करने में असमर्थ हैं? सबको ही कहते हैं कि सारे के सारे समर्थन करते हैं खालिस्तान का, सब चाहते सबसे हैं पहले खालिस्तान। ब सबसे पहले इनको बोलना चाहिए आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिस्टिंक्शन चालू हो जाएगा। क्योंकि सिख भाई ऐसा काम नहीं कर सकते। ये जो डिस्ग्रंटल्ड लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो टुकड़े पे पल रहे हैं, ये काम वो लोग कर रहे हैं। और इन्हें एक तरह से खालिस्तान का मैप में ये लोग सारी इंडियन टेरिटरी बता रहे हैं, पर पाकिस्तान की टेरिटरी को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये दोगलोपन आ गया है। तो एक तरह से इनको बैन करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने एम्बेसी बना भी ली है, तो कौन-सी कोई कोई इसकी मान्यता नहीं है। सेकंड, जिस हुँ। 2.5 कौड़ी के क्रिमिनल था वो निज्जर, इसको इन्होंने हीरो बना के बता दिया कि इंडिया इन्वॉल्व्ड है, भारत को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सबसे भद्दा वाला मज़ाक है। तो भारत को तो बोलना चाहिए कि ये एक तरह से भगोड़ा है, जिसका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। और कनाडा को भी पूछना चाहिए कि क्यों इन्होंने इनको एसिलम दिया? आपने उनको पॉलिटिकल एसिलम क्यों दिया? एक कोई भी भगोड़े के आप दे सकते हो क्या? ये सिंपल सी बात है। हम तो कभी नहीं देते कि कनाडा के कोई भी अगर कोई आ जाता है वहाँ से भाग के, तो अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करता है, तो हम तो वापस सौंप देते हैं। तो हमें ये भी पूछना चाहिए, व्हाई डिड यू अलाउ? व्हाई आर यू अलाउइंग दिस टाइप ऑफ क्रिमिनल्स टू बी शेल्टर्ड इन योर कंट्री? और सेकंड, हमें एक तरह से डायरेक्टिव भी देना चाहिए कि ये सब लोग भारत के अंदर क्रिमिनल्स हैं, आप इनको शय दे रहे हैं। और कनाडा के अंदर हमें एक तरह से कैंपेन करने की ज़रूरत है कि इन लोगों के कारण कनाडा के अंदर भी जो व्हाइट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी एक तरह से प्रॉब्लम में आ चुकी है। ये बात हमें एक तरह से कंसर्टेड कैंपेन करके बोलना भी चाहिए। भारत सरकार को एम्प्लीफाई करना चाहिए अपनी मीडिया के थ्रू, अपने समर्थित जो इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं, उसके थ्रू वो करना चाहिए। तब जाके तब समझ में आएगा लोगों को, वहाँ की जो वेस्टर्न मीडिया है, उसको भी हम फाइट कर पाएँगे, उनके नैरेटिव को भी फाइट कर पाएँगे। और हम इन क खालिस्तानी जो पाकिस्तान बैक्ड खालिस्तानीज़ है, इनको मज़ा भी चखा सकते हैं। लेकिन उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कनाडा हो या और भी कंट्रीज़ की हम बात करें, और हम जानते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को पालने-परोसने वाला और इनको शह देने वाला कौन ताकत है। ये आज नहीं हो रहा, जितने भी गुंडे माफिया और जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं, सबको शरण वहीं पे मिलती है। तो अब तक भारत सरकार ने कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया इन लोगों के खिलाफ, जिनको शेल्टर मिलता है, और फिर जो ज़ीरो टॉलरेंस की मैंने बात की थी? देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भारत ने क्यों नहीं किया है। भारत अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है। मैटर को धीरे-धीरे एस्केलेट किया जाता है। उनको बताया जाता है कि सामने वाली कंट्रीज़ को कि आपके प्रॉब्लमैटिक क्या है। तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का एक तरह से पहले था कि आई बिलीव दैट पहले भारत को ऐसा लगता था कि बातचीत से काम निपटा लेंगे, बट ऐसा नहीं लगता कि अभी बातचीत से होगा।
अभी हमें काउंटर ऑफेंसिव डालना ज़रूरी है और वहाँ पे कड़े शब्दों में बोलना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी और आईएसआई के बैक खालिस्तानी ऑपरेटिव्स हैं, इनको कनाडा सरकार को शेयर नहीं देनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको बिहाइंड बार्स डालना चाहिए और फ्यूचर में कनाडियन सरकार को अश्योर करना चाहिए कि इंडियन एम्बेसी पे कोई हमला नहीं होगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे। सिख फॉर जस्टिस इज अ हुँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज भारत सरकार को डिमांड करनी चाहिए और वहां पे बैठे सारे लोगों को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये जो पन्नू जो है अमेरिका में बैठा है, इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो, ग्लोबल टेररिस्ट फंडेड बाय आईएसआई। तो वो सब जरूरी है। हुँ। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार के साथ-साथ जो लोग भारतीय डायस्पोरा है, जो इन लोगों की हरकतों को, एक्टिविटीज़ को कहीं न कहीं लेट गो करते हैं और अपने काम में ही लगे रहते हैं। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारत का नाम आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो देशविरोधी एक्टिविटीज़ विदेशों में होती हैं, उनके खिलाफ आपका जो ये मौन रवैया है, कहीं न कहीं ज़रूर बढ़ावा देता है और आप सबकी भी ज़िम्मेदारी है और मुझे बार-बार तारिक अंकल की बात याद आती है कि इंडियंस यहाँ पर चुपचाप रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद एक अपार्टमेंट, दूसरा अपार्टमेंट, उसको रेंट पे चढ़ाना और अपने अंदर लगे रहते हैं। देश के खिलाफ क्या हो रहा है, कभी इस बात की फ़िक्र उनको नहीं होती है और उसके विपरीत पाकिस्तानी जो होते हैं, उनके पास चाहे खाने को ना हो, क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड करके वो घर के सामान और चीज़ें इकट्ठे करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये बड़ा फ़र्क है भारतीय और पाकिस्तानियों में। लेकिन उमेश जी, कहीं न कहीं वो लोग जो इस तरह की चीज़ों को लेकर खामोश रहते हैं, क्या उस अप्रोच में भी डायस्पोरा के अंदर बदलाव की आवश्यकता है, सिर्फ़ सरकार ही नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कम से कम सरकार को चालू हो पहले। सरकार को बोलना चाहिए कि सिख फॉर जस्टिस को बैन करिए। उनको ये 5 6 से 6 कंट्रीज़ के बीच में भी दे हैव टू सेंड अ स्ट्रांग मैसेज कि हुँ, वी विल नॉट टॉलरेट सिख फॉर जस्टिस एक्टिविटीज ऑन योर सॉइल व्हिच इज थ्रेटनिंग इंडियन सॉवरेनिटी। वहाँ पे अमेरिका में बैठ के पन्नू स्टेटमेंट मारता है कि इंडियन पार्लियामेंट को उड़ा देगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मार देगा और ये सब इंडियन एयर इंडिया के प्लेन्स को उड़ा देगा। ये सब डायरेक्ट थ्रेट्स कैसे इश्यू कर सकता है? सबसे पहली बात ये है। और वहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है एमईए का? सबसे पहले तो सरकार को मुँह खोल के बोलने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी बात है। डायस्पोरा बाद में बोलेगा, पहले तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अभी देखिए जो अमेरिका में देखा है कि वो चंद्रा जिनका गला काट दिया गया, 5-6 दिन बाद सबको याद आया, सब लोगों ने कंडेमनेशन देना चालू कर दिया। चार्ली कर्क के ऊपर सैकड़ों आँसू बहा दिए और हमारे भारतीयों ने भी बहुत सारे आँसू बहाए। चंद्रा के लिए कोई मुँह खोल के नहीं बोला। विवेक रामास्वामी को 4 दिन बाद याद आया। रो खन्ना को याद ही नहीं आया। डोनाल्ड ट्रम्प को अभी याद आया। फ़र्क वहाँ पे है। तो डायस्पोरा जैसे मैंने हमेशा बोला है, हमारी जो एनआरआई कम्युनिटी है, सॉरी टू से कंप्लीटली वर्थलेस है। उनका कोई मतलब भी नहीं है। आई विल ये आपके शो पे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचा के व्हाट्सएप के स्टेटस में डालना और यहाँ पे आके ज्ञान देने के अलावा कुछ नहीं करते। देश के अंदर तो देश जिस देश में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे तो कुछ कर भी नहीं सकते। भले ही वो इंडियन हाई कमीशन अटैक होता है लंदन में या अभी कल होने वाला है कनाडा के अंदर। तो कोई मतलब नहीं है ना कोई ऐसा कोई मतलब नहीं ना अंबर जी। बिल्कुल, मैंने यही बात कही जो तारिक अंकल हमेशा कहा करते थे, वो बात मैंने कही है, वो यहीं पे आकर रुक जाती है कि कहीं न कहीं सरकार क्या कदम लेती है वो तो है ही, लेकिन आप वहाँ पर रहकर आपका कोई प्रेशर ग्रुप ही नहीं है कहीं पे भी। आप यूएस में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, पाकिस्तान को आप देखिए, वो प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं, अपनी बातें, अपनी माँगें मनवाते हैं। लेकिन हमारा कोई ग्रुप ही नहीं बनता, हमारे सब अपना अलग-अलग, अलग-अलग लगे हुए हैं। अरे जो एनआरई है ना बाहर से आके हमें एक्सेंचुएटेड विक्टोरियन इंग्लिश में हमें ज्ञान देते हैं। नो दिस इज नॉट द केस व्हिच यू शुड डू लाइक दिस। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस एंड व्हाट इट व्हाट बकबक करना आता है, कुछ नहीं करते वो लोग। आई एम जस्ट टेलिंग यू। अंदर से खोखले हैं, कुछ आता नहीं है इनको। सबसे पहले भारत में जाके जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं पहले वहां पे जाके बात करिए। हम यहाँ पे हमारा काम कर रहे हैं। दिस शोज हाउ वीक द इंडियन डायस्पोरा इज। जस्ट हुँ। एक्सेंचुएटेड विक्टोरियन इंग्लिश यूज करने से आपके अंदर नॉलेज नहीं आ जाती है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से।
बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं अंग्रेज़ी सिर्फ़ आपकी ज्ञान का वही कोई मापदंड नहीं है। एक्सेंचुएटेड, हाँ, वो एक्सेंचुएटेड जो बोलते हैं ना भाषा में बात करके, अपनी आप उसके अंदर यू ट्राई टू प्रोजेक्ट कि आप में अंदर इंटेलिजेंस है, दिस शोज़ दैट यू आर अ डम्ब फूल। बस इतना ही बोलूँगा, जो इंडियन डायस्पोरा जो हमें आके बात करता है यहाँ पे। आई कैन सी दैट दे आर गुड फॉर नथिंग, भले अमेरिका में हो या कनाडा में हो या यूके में हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस तरह के हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत कंसर्न रहते हैं देश। मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऐसे ही हैं। हाँ, मेजॉरिटी मेजॉरिटी मतलब वैसे ही है, पर 75 बहुत टू बहुत कम लोग 70 हैं। 75 टू 80%, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ। इट इज जस्ट, मैंने इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, ओनली 20% आर नेशनलिस्ट, 80% आर नॉट एट ऑल वर्थ ऑफ स्पीकिंग। और उसके अंदर भी बहुत सारे कांग्रेसी एजेंट्स हैं जो अभी एक तरह से नेशनलिज्म की बात करेंगे और मोदी जी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, और भारत के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कर रहे हैं वो लोग, ये भी बता देता हूँ। और भारत के बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आके वो अपना ज्ञान और भाषण भी देते हैं। वो किसी थिंक टैंक के रूप में चलाते हैं, कोई एक तरह से इंडो अमेरिकन बिजनेस फोरम के नाम से चलाते हैं, कैनेडियन इंडिया, ऐसा कुछ ना कुछ बना के ये लोग करते हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहे ये लोग, ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं और मोदी जी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। दिस इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दे आर डूइंग। और ये कर रहे हैं वहां पे जो वहां पे डायस्पोरा इंडियंस ही कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, इनके अंदर बीच में कुछ जैचन भी है, उनको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। माई माई प्रॉब्लम इज अगेंस्ट दोज इंडियंस हु आर क्वाइट, दोज इंडियंस हु आर एक्टिंग एज हाइपर हाइपर नेशनलिस्ट एंड स्पीकिंग अगेंस्ट मोदी जी इनडायरेक्टली, ये हो रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। और सेकंड, ये जो जितने भी इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स में लोग बैठे हैं, कुछ काम नहीं करते, फालतू में आके यहाँ पे ये लॉबिंग का काम करते हैं, पैसा ऐंठने का काम करते हैं। कुछ भी इनसे कुछ नहीं होता है, आपको ओपन बता देता हूँ। ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स बना के रखे हैं अमेरिका के अंदर, वहां पे लॉबिंग चलती है। लॉबिंग मतलब आप पैसा लेके आप चीज को एस्केलेट करते हो, उसको बोलते हैं रिश्वत देना। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो फोकट के लोग हैं वहां पे बैठ के ये सब काम करते हैं, कुछ भी एक फोरम बना देंगे 10 लोग मिलके, और फिर बोलेंगे हम वी आर द मेंबर्स ऑफ इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ इंडस्ट्री, कुछ भी फैंसी नाम लगा के देश के लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद देखा है कि इन लोगों ने एक तरह से डायस्पोरा के अंदर बहुत सारे लोगों ने एंटी मोदी कमेंट्स दिए हैं। अगर चाहिए तो मैं आपको वो बता भी दूंगा कि उनके स्टार्टिंग में ट्वीट्स प्रो मोदी थे और बाद में कैसे एंटी मोदी हुए। मुझे नाम देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनके ट्वीट्स भी बता दूंगा सामने से, अगर अगली बार अगर आप बोलो तो। जी, बिल्कुल, मैं आपकी भावना को हमेशा समझ सकती हूँ, क्योंकि जो भारत में है और जो भारतीय विदेशों में है, उनकी भी ज़िम्मेदारी उतनी ही है। ऑफ़ कोर्स अगर विदेशों में उनके सामने इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है, तो आपको ऑनेस्टली देश के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। और जो कुछ कनाडा में हो रहा है, कनाडा सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं भारत सरकार को भी कनाडा के साथ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो कुछ हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। इस तरह से कॉन्सुलेट पर हमला और उसको सॉरी सीज करने की धमकी देना, और जो भारतीय राजदूत हैं, उनको पोस्टर के ज़रिए खुली आम धमकी, इस पे बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है दोनों ही देश की सरकार को। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका आभार और धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।